जय हिंद छात्रों, शिक्षादीप क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण किसी ऑब्जेक्ट में क्या डिफॉर्मेशन आता है या क्या इलोंगेशन आता है, और अपना रिजल्ट आया था उस केस में कि डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2AE। ये आया था, जहां पे W क्या होता था, वेट होता था वायर का, है ना। लेंथ L होता था लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर एंड E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। क्लियर है। साथ ही साथ हम लोगों ने बताया था कि जो मेरा वेट ऑफ वायर होगा ये होगा रो A इंटू एल, जहां पे रो क्या था, स्पेसिफिक वेट ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है। तो हम लोगों ने ये दो फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने डिराइव किया था। क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 1.5 mm दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। साथ ही साथ इसका हमको इलोंगेशन निकालना है सेल्फ वेट के कारण, और आपको यहाँ पे रो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना, 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको कितना, 90 गीगा पास्कल। क्या क्या गिवन है आपको ध्यान देंगे। आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, 1.5 mm। लेंथ गिवन है कितना, 30 मीटर। 30 मीटर मीन्स 30 इंटू 1000 मीन्स हो गया 30,000 mm। क्लियर है। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है कितना, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है आपको 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग mm में बदल लेते हैं, ध्यान देंगे। तो हो जाएगा 89.2 किलो न्यूटन, एक मीटर में कितना mm, 1000 mm, तो हो जाएगा 1000 की पावर क्यूब mm क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर कितना, 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, 10 की पावर 9 ऊपर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 89.2 इंटू 10 की पावर 9 किलो न्यूटन पर mm क्यूब। क्लियर है। और यंग्स मॉडुलस आपको क्वेश्चन में गिवन है, यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है आपको, 90 गीगा पास्कल ये दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि चेंज इन लेंथ क्या होगा सेल्फ वेट के कारण। तो सेल्फ वेट के कारण चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, WL बाय 2AE यही होता है। और W को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो A इंटू एल, साथ में क्या दिया हुआ है आपको L, हम लोग W को लिख सकते हैं क्या, रो A इंटू एल, और यहाँ पे L दिया हुआ था और नीचे दिया हुआ है आपको 2A इंटू E। A से A कैंसल आउट हो गया तो हो गया आपको रो L स्क्वायर बाय 2E। क्लियर है, रो L स्क्वायर बाय 2E। अब हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू रख रहे हैं चेंज इन लेंथ में। रो का वैल्यू था 89.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और L का वैल्यू कितना है 30,000, तो हो जाएगा 30,000 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू E कितना दिया हुआ है आपको, ये प्रश्न में कितना दिया हुआ है चेक कीजिएगा। ये E आपको दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है कितना, 90 गीगा पास्कल। तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, 90 गीगा पास्कल। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 89.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 30,000 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.446 मीन्स 0.45 mm। क्लियर है। तो सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन कितना होगा इस केस में, 0.45 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वायर है, ये mm स्क्वायर है जी, ये mm स्क्वायर है। एक वायर है
जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना 2 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। और इस वायर का जो वेट है वो दिया हुआ है 12 न्यूटन, है ना, 12 न्यूटन उसका वेट है। और साथ ही साथ पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर। हमको वायर का लेंथ बताना है, एल का वैल्यू बताना है, ठीक है। जब एक्सटेंशन इज नॉट एक्सीड 2, ध्यान देंगे एक्सटेंशन का वैल्यू दिया हुआ है आपको नॉट एक्सीड 2 0. एक्सटेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 mm। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? सबसे पहला चीज क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, कितना दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको 2 mm स्क्वायर। साथ ही साथ वायर का वेट क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ द वायर कितना है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन है वेट हमको। और क्या दिया हुआ है हमको चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, डेल्टा एल का वैल्यू कितना 0.6 mm। चेंज इन लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.6 mm। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है हमको 150 गीगा पास्कल, है ना। यंग्स मॉडुलस क्या गिवन है 150 गीगा पास्कल। क्लियर है? और हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ जो वायर का लेंथ क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे। तो हमको पता है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट W इंटू एल बाय 2AE। और डेल्टा एल का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.6 mm, W का वैल्यू है 12, L का वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे ये जो W का वैल्यू है ये न्यूटन में दिया हुआ है ना। इसको आप लोग किलो न्यूटन में बदल लीजिए तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। क्योंकि हम लोग गीगा पास्कल लिया है ना, तो गीगा पास्कल में क्या आएगा यूनिट फोर्स का किलो न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे W का वैल्यू हम लोग लेंगे क्या 12 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। L का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है आपको 2 mm स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है 2। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 210 गीगा पास्कल, सॉरी 150 गीगा पास्कल। क्या दिया हुआ है 150 गीगा पास्कल। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से L की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 150 बाय 12 इंटू 10⁻³ क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर की मदद से। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा देख लेते हैं। तो 0.6 इंटू 2 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻³ आप लोग जब भी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे एक बार में पूरे इक्वेशन को टाइप करेंगे और इक्वल टू का साइन डालेंगे और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है जी 30,000 mm। 30,000 mm मीन्स कितना हो गया जी 30 मीटर। कितना हो गया 30 मीटर। क्लियर है? तो वायर का लेंथ कितना है 30 मीटर। वायर का लेंथ कितना आया इस केस में 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक स्टील वायर है जिसकी लंबाई दिया हुआ है आपको 16 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना 4 mm स्क्वायर, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर। साथ ही साथ इस वायर का जो लेंथ है वेट है वो कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। वायर का लेंथ और वेट कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो कह रहा है कि हमको डिफ्लेक्शन निकालना है कहाँ पे पॉइंट C और पॉइंट B पर। पॉइंट C और पॉइंट B पर हमको क्या निकालना है इस वायर का इलोंगेशन निकालना है। साथ ही साथ यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है कितना 200 गीगा पास्कल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग डिफ्लेक्शन जो है जो चेंज इन लेंथ है वो हम लोग C सेक्शन पर निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग इस सेक्शन पर C सेक्शन पर लेंथ जो है डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है W इंटू L बाय 2AE यही होगा। तो W का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन को हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ कितना है सी सेक्शन पर, तो यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक का लेंथ कितना है 8 + 1 16 मीटर। तो 16 मीटर को हम लोग mm में चेंज कर लीजिए तो 16 इंटू 1000 mm हो जाएगा।
और 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 4 और ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 200 गीगा पास्कल। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो आ जाएगा 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 200, ये आ रहा है जी आपका 0.2 mm। कितना आ रहा है? तो 0.2 mm, मतलब डेल्टा सी जो है, डेल्टा एल जो है सी पॉइंट पर, मतलब इलोंगेशन एट सी पॉइंट कितना है 0.2 mm है। क्लियर है? आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कि हमको जब डिफ्लेक्शन जो निकालेंगे बी पर वो कितना आएगा। ध्यान देंगे जरा इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हमको डिफ्लेक्शन निकालना है कहां पर? बी पॉइंट पर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। अच्छा, हमको बी पॉइंट पर क्या निकालना है? इलोंगेशन निकालना है। तो इस बी पॉइंट पर इलोंगेशन कैसे होगा? एक तो इलोंगेशन होगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ए बी। क्लियर है? जो आपका बी पॉइंट पर इलोंगेशन होगा वो ए बी के सेल्फ वेट के कारण होगा, और इसी बी पॉइंट पर जो मेरा वेट ऑफ बीसी है, वेट ऑफ बीसी जो है ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। क्लियर है? किस तरह काम करेगा? एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जो मेरा बीसी सेक्शन का वेट है वो पॉइंट बी के लिए क्या करेगा? एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, और इस बी पॉइंट पर जो आएगा बीसी के कारण वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा? उसका इलोंगेशन होगा। मींस इस पॉइंट पर जो इलोंगेशन होगा वो किसके कारण होगा? एक तो सेल्फ वेट ऑफ ए बी होगा, और दूसरा होगा क्या? एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके कारण क्या होगा? इलोंगेशन आएगा। इसका मतलब है कि यदि हम डेल्टा एल जो है बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये दो तरीके से करेगा इलोंगेशन। एक करेगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ए बी प्लस इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बी। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स बीसी। इस दो इलोंगेशन के साथ क्या होगा? आपको पॉइंट बी क्या करेगा? इलोंगेट करेगा। चलिए, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, हमको इतना सा सेक्शन में हमको क्या निकालना है? सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन निकालना है पॉइंट बी पे, इतना सा सेक्शन के कारण। क्लियर है? तो इतना सा सेक्शन का वेट कितना है जी? W/2। तो हो जाएगा W कितना था? 20। तो हो जाएगा कितना? 20/2। और लेंथ कितना है इतना सा सेक्शन का? 8 mm, 8 मीटर। तो हो गया 8000। क्लियर है? mm में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा ये भी किस में था? आपको न्यूटन में था, है ना। इसको किलो न्यूटन में बदलना है तो 10⁻³ को लाना होगा। क्लियर है? तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब नीचे 2 इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पूरे वायर का सेम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 4 mm²। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा कितना आपको? 4 mm²। और साथ ही साथ यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? यंग्स मॉडुलस आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 200 गीगा पास्कल। क्लियर है? तो हो गया W/2L/2AE। क्लियर है? साथ ही साथ इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के कारण इलोंगेशन के क्या फॉर्मूला होता है? PL/AE, जहाँ पे P क्या होता है? मेरा एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स क्या लेंगे? इस केस में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेंगे क्या? वेट ऑफ बीसी। तो वेट ऑफ बीसी कितना है? W/2। मींस हो गया ये कितना? W/2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ और लेंथ कितना है जी? लेंथ तो वही है इस सेक्शन का भी, कितना? 8000 mm। तो हो जाएगा लेंथ कितना? 8000 mm बाय AE, है ना। इस केस में क्या होता है आपको? A इंटू E। तो A का वैल्यू कितना है आपको? 4 mm, और E का वैल्यू कितना है? 200 गीगा पास्कल। क्लियर है? अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर की मदद से। आप लोग सॉल्व करके बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है पॉइंट बी पर जो डिफ्लेक्शन है वो आ रहा है 0.15 mm। क्या आ रहा है? 0.15 mm। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई बार है जिसका अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि बार है, इस बार पर कुछ अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, ए बी सी और डी, क्लियर है। और ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है P1, डी सेक्शन पर फोर्स लग रहा है P2, साथ ही साथ मेरा P3 और P3 जो है बी सेक्शन पर लग रहा है और P4 जो है कहां पे लग रहा है, सी सेक्शन पर लग रहा है, क्लियर है। और हमको क्या करना है कि इस बार का टोटल इलोंगेशन निकालना है, हमको क्या करना है, डेल्टा एल निकालना है इस कंप्लीट बार का, क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि ये जो कंप्लीट बार का जो मेरा इलोंगेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, वो जो है अलजेब्रिक सम होगा किसके, अलग अलग सेक्शन के डिफॉर्मेशन के इक्वल होगा, क्लियर है। मींस डेल्टा एल जो है वो हो जाएगा डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि द रिजल्टिंग ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शंस, क्लियर है। जो मेरा इंडिविजुअल सेक्शन है, जो मेरा अलग अलग सेक्शन है, उसका जो मेरा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उस डिफॉर्मेशन पे यदि हम जोड़ दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के जो कंप्लीट बार है उसके डिफॉर्मेशन के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग अलग अलग सेक्शन का क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे और उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन हम लोग का निकाल सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं, फिर से न्यूमेरिकल करते हैं। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक स्टील बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 200 mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर है, क्लियर है, ये आपको mm स्क्वायर दिया हुआ है। इज लोडेड एज सोन इन फिगर, इसको इस फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दिखा रहा है कि कुछ फोर्स जो है लगा हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल इलोंगेशन निकालना है हमको, यदि उसका यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है बार का, कितना 200 गीगापास्कल, क्लियर है। तो ये मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है। ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का आपको डायग्राम रहेगा जिसमें कुछ सेक्शन होगा और सेक्शन पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन वाइज डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग डायग्राम को क्या करेंगे, बांटेंगे, क्लियर है। और डायग्राम को बांटने के लिए या तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे या तो हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे, क्लियर है। या तो डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे या तो फिर हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे, किसी एक साइड से हम लोग डायग्राम को स्प्लिट करना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं डायग्राम को बांटना, ध्यान देंगे। तो ये एक सेक्शन मेरा क्या था, ए बी सेक्शन था, क्लियर है। अब इस लेफ्ट साइड से जब हम लोग डायग्राम को बांटे तो सबसे पहले देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल, क्लियर है, कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्लियर है। अब इस फोर्स को आप बैलेंस करेंगे, आप इस फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो 50 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड लग रहा है, तो 50 किलो न्यूटन क्या लगेगा आपको, राइट साइड भी लगेगा, क्लियर है। 50 किलो न्यूटन क्या होगा, राइट साइड भी लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपको फोर्स का बैलेंसिंग करना होगा। तो हमने क्या बताया कि लेफ्ट पोजीशन से आप शुरू कीजिए, जब लेफ्ट पोजीशन से शुरू कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है, तो 50 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स, तो उसको बैलेंस कीजिए 50 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स, क्लियर है। अब जब ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सेक्शन को जस्ट इसके नीचे बनाइए, डायग्राम के जस्ट नीचे हमने क्या किया, दूसरे सेक्शन को बनाया। अब ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है बी कॉमन सेक्शन है ना, ये तो कॉमन है, इस वाले सेक्शन में भी बी आ रहा है और इस वाले सेक्शन में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब डायग्राम को चेक कीजिए, डायग्राम पे चेक कीजिए कि 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड, क्लियर है। 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितना, राइट साइड।
अब चेक कीजिए कि बी पोजीशन पर अभी कितना फोर्स लग रहा है ओवरऑल, अभी लग रहा है 50 किलो न्यूटन। कितना लग रहा है? 50 किलो न्यूटन। लेकिन हमको बी पोजीशन पे चाहिए कितना था? 20 किलो न्यूटन, है ना? कितना चाहिए हमको? 20 किलो न्यूटन। तो आखिर हम लोग किस प्रकार से इस सेक्शन पे फोर्स लगाएं कि इस दोनों फोर्स को जोड़ने के बाद जो मेरा मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो हो जाए 20 किलो न्यूटन, और डायरेक्शन मेरा कहाँ किधर की तरफ चला जाए? राइट हैंड साइड चला जाए। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। क्लियर है? टेंसाइल फोर्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि 50 किलो न्यूटन प्लस में, 30 किलो न्यूटन माइनस में, इस दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा? आपका माइनस में चला जाएगा। चलिए सॉरी, प्लस में चला जाएगा। तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन इस सेक्शन पर लग जाएगा। क्लियर है? मतलब इस दोनों सेक्शन को कंबाइंड कीजिए तो क्या हो रहा है? 50 किलो न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है और 30 किलो न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। तो ओवरऑल फोर्स कितना लगेगा जी? 50 माइनस 30 कितना? 20 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 30 किलो न्यूटन। तो इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है? 30 किलो न्यूटन। चलिए इसको बैलेंस कीजिए तो कितना लगेगा इधर? 30 किलो न्यूटन। अब आपने सही बैलेंस किया कि नहीं किया, इस बात का पता आपको क्वेश्चन के राइट हैंड साइड वाले फोर्स से लगेगा। तो चेक कीजिए कि क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में क्या फोर्स दिया हुआ है? 30 किलो न्यूटन। और डायरेक्शन चेक कीजिए क्या है? टेंसाइल है ना? तो ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है 30 किलो न्यूटन। और आपने जो बनाया स्प्लिट करने के बाद फोर्स को जो बनाया वो भी कितना आ रहा है? 30 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि हमने जो बनाया ये स्प्लिट जो किया है सेक्शन को, वो क्या किया है? सही किया है। क्लियर है? अब हमको इस पूरे डायग्राम का क्या निकालना है? चेंज इन लेंथ निकालना है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले चेंज इन लेंथ निकालेंगे एबी सेक्शन का, और फिर चेंज इन लेंथ निकालेंगे किसका? बीसी सेक्शन का। और इस दोनों सेक्शन के चेंज इन लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा? हमको चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हमको इलोंगेशन पता चल जाएगा। मीन्स हमको इलोंगेशन निकालना है कंप्लीट ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग इलोंगेशन निकालेंगे एबी का प्लस इलोंगेशन निकालेंगे किसका? बीसी का। क्लियर है? चलिए, तो डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है पी एल ए बी बाय ए ई प्लस, इसको हम लोग P1 बोल रहे हैं पहला वाले सेक्शन को, और दूसरे वाले सेक्शन को बोल रहे हैं P2। हो गया P2 L BC बाय A इंटू E। क्लियर है? अब ध्यान देंगे पहले वाले सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है जी? 50 किलो न्यूटन का ना। और कैसा नेचर है? तो टेंसाइल नेचर है। तो टेंसाइल नेचर को आप लोग प्लस में लेंगे, और कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा तो आप लोग उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का प्लस में लग रहा है ना, और लेंथ कितना है? 300 mm। तो हम लोग 50 यहाँ पे P1 का वैल्यू लेंगे 50 किलो न्यूटन, लेंथ का वैल्यू 300 mm और 300 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको चेक कीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 mm स्क्वायर, और यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है 200। क्लियर है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना? 200 mm स्क्वायर, और यंग्स मॉडल्स है 200 गीगापास्कल। क्लियर है? उसी प्रकार सेकेंड वाले केस में देखेंगे बीसी सेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? तो सेकेंड वाले केस में कितना फोर्स लग रहा है अपना? 30 किलो न्यूटन, और लेंथ कितना है? 500 mm। तो P2 का वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, लेंथ है 500। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों सेक्शन का सेम था, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200। क्लियर है? सॉल्व कीजिए इसको और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। और मेरा आंसर आ रहा है इस केस में 0.75 mm। 0.75 mm। आप लोग क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर 0.75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपका कुछ और आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रास बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 500 mm स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 500 mm स्क्वायर। ध्यान देंगे, और इस सब्जेक्टेड टू द एक्सियल फोर्स एज शोन इन फिगर। तो हमको टोटल इलोंगेशन निकालना है। फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इफ द यंग्स मॉडुलस इज 80 गीगापास्कल। क्लियर है? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 80 गीगापास्कल। चलिए इतना डायग्राम को हम बड़ा कर देते हैं।
अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में देखिए 3 सेक्शन है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो आप लोग तीनों सेक्शन को क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए और या तो लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए या तो राइट साइड से शुरू कीजिए। तो हम इसको लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला सेक्शन है आपका ए बी, पहला सेक्शन है आपका ए बी। ए के एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे कितना फोर्स लग रहा है? 100 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका 100 किलो न्यूटन। बैलेंस कीजिए इसको, तो 100 किलो न्यूटन तो बैलेंस कर दिए। चलिए अब चलते हैं बीसी सेक्शन की तरफ। ये आपका बीसी सेक्शन है, क्लियर है। अब बीसी सेक्शन पर देखिए जो बी पॉइंट है इस पे कितना फोर्स लग रहा है ओवरऑल? 80 किलो न्यूटन। कितना लग रहा है? 80 किलो न्यूटन। जबकि इस पॉइंट पर कितना लग रहा है बी पे? पहले से 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 किलो न्यूटन तक का। तो आप यदि इस पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो 100 - 20 क्या हो जाएगा? 80 किलो न्यूटन इस बी पॉइंट पर लग जाएगा, क्लियर है। तो आप इधर जब आप पहले से 100 किलो न्यूटन लगाए हैं और आपको लगाना कितना था? 80 किलो न्यूटन, तो आपने क्या किया? 20 किलो न्यूटन का एक अपोजिट फोर्स लगा दिया। बैलेंस कीजिए इसको, तो 20 किलो न्यूटन के साथ हमने इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, क्लियर है। लास्ट सेक्शन है देखिए क्या? सीडी सेक्शन, क्लियर है। लास्ट सेक्शन है आपका सीडी सेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा सी सेक्शन पर पहले से ओवरऑल कितना फोर्स लगना चाहिए? 50 किलो न्यूटन। और आप पहले से कितना लगा रहे हैं इसके ऊपर? 20, है ना। आप सी सेक्शन पर पहले से कितना लगा रहे हैं? 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और कितना जरूरत है? 30 किलो न्यूटन का जरूरत है। कितना जरूरत है? 30 किलो न्यूटन में 30 किलो न्यूटन प्लस 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन हो जाएगा सी सेक्शन पर। अब इसको बैलेंस कीजिए, तो 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स है, तो इधर से भी क्या लगेगा? 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स। अब डायग्राम का राइट हैंड साइड का पोजीशन का फोर्स को चेक कीजिए। क्या 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स है डी पॉइंट पर? हाँ जी, 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स है। मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है वो बिल्कुल ही सही बनाया है, क्लियर है। तो अब हम लोग को क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट का क्या करना है? टोटल इलोंगेशन निकालना है, क्लियर है। चलिए टोटल इलोंगेशन निकालते हैं। तो टोटल इलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to elongation due to elongation in AB section, elongation in BC section and elongation in CD section। यही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग elongation जो पहले वाले सेक्शन में AB सेक्शन में जो फोर्स है उसको बोल रहे हैं PLAB by A into E, यही होगा। सेकेंड वाले में फोर्स बोल रहे हैं P2LBC by A into E, क्लियर है। और थर्ड वाले सेक्शन में P3LCD बाय A into E। क्योंकि पूरे सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग्स मॉडुलस क्या है? सेम है, तो आप लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 1 बाय AE को आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा P1 into LAB प्लस P2 into LBC प्लस P3 into LCD, यही बचेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? 500 mm स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है? 80 गीगापास्कल, क्लियर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ आपको 500 mm स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है आपको? 80 गीगापास्कल। और पहले वाले सेक्शन में आप चेक कीजिए, पहले वाले सेक्शन में कितना आपको फोर्स लग रहा है जी? 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कैसा? टेंसाइल, तो प्लस में लेंगे, है ना। और यदि कंप्रेसिव लगेगा तो माइनस में लेंगे। तो 100 किलो न्यूटन कितना डिस्टेंस में लग रहा है? 500 mm में। तो 100 किलो न्यूटन फोर्स कितना डिस्टेंस? LAB का डिस्टेंस, AB सेक्शन का डिस्टेंस कितना है? तो वो है आपका 500 mm, क्लियर है। अब ध्यान देंगे सेकेंड केस में 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कितना डिस्टेंस पर? 1000 mm पर, है ना। तो 20 into 1000 प्लस तीसरे सेक्शन में ध्यान देंगे, तीसरे सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। क्या लग रहा है आपको? कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मींस माइनस में लेना होगा, है ना। तो -30 ले लेंगे और डिस्टेंस कितना है? 1200 mm। तो -30 into
1200। चलिए इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से और बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है इस केस में 0.85 mm। मेरा आंसर आ रहा है 0.85 mm। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट में भी आप लोग डाउट अपना शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रेसेस इन द बार ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक कवर किए हैं, जितना भी सेक्शन था या जितना भी बार था हमारे पास, उसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, वो कांस्टेंट था, मींस वो क्या था, सेम था। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कोई बार का क्या है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हमको उसका क्या करना है, इलोंगेशन फाइंड करना है। ध्यान देंगे। सपोज कीजिए ये कोई बार है जिसमें दो सेक्शन। क्लियर है? कितना सेक्शन है इसके अंदर? दो सेक्शन है। क्लियर है? नाम दे रहे हैं इसका ए, बी और सी। दो सेक्शन है। ए बी सेक्शन का लेंथ है आपको L1 और बी सी सेक्शन का लेंथ है आपको L2। क्लियर है? और इस ऑब्जेक्ट पर, इस सेक्शन पर, इस बार पर मेरा फोर्स लग रहा है कितना, P फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? P फोर्स लग रहा है। और हम चाहते हैं कि इसका क्या निकाले, टोटल इलोंगेशन निकाले। ध्यान देंगे। तो ए से बी तक जो है, ए से बी तक इस क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन में मान लेते हैं कि इसका एरिया है A1। क्लियर है? और बी से लेकर सी के क्रॉस सेक्शन में एरिया कितना है, A2। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए, इसका इलोंगेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग इलोंगेशन निकालेंगे। पहले निकालेंगे AB सेक्शन का और फिर निकालेंगे किसका इलोंगेशन, BC सेक्शन का, और दोनों इलोंगेशन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है? तो मेरा क्या आ जाएगा, कंप्लीट ABC का क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। मींस हमको डेल्टा L निकालना है कंप्लीट ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग डेल्टा L निकालेंगे पहले किसका, AB का, और फिर डेल्टा L निकालेंगे किसका, BC का। क्लियर है? डेल्टा L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PLAB बाय एरिया। एरिया पहले वाले सेक्शन का कितना है, A1 इंटू, यदि हम बोल देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पूरे बॉडी का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है, E है। मींस इस सेक्शन का भी E है और इस सेक्शन का भी क्या है, E है। तो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस कितना, E। सेकंड वाले सेक्शन में BC में फोर्स कितना है, P। लेंथ कितना है, L2। चलिए इसको लेंथ को हम लोग इसको L1 माने थे ना, इसको हम लोग L1 ले लेते हैं। तो PL1 बाय A1 इंटू E प्लस सेकेंड वाले सेक्शन में क्या है, फोर्स P। लेंथ कितना है, L2 है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A2। तो हो जाएगा PL2 बाय A2 इंटू E। क्लियर है? आपको यदि कॉमन लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो यहीं पे इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ये तो दो सेक्शन के लिए हो गया। यदि दो से अधिक सेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे सेक्शन को भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम लोग अब इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि an automobile component shown in figure is subjected to a tensile load of 160 kilonewton. Determine the total elongation of the component if the modulus of elasticity is 200 gigapascal. क्लियर है? एक डायग्राम दिया हुआ है आपको इस पूरे डायग्राम का क्या करना है, पूरे बार का क्या करना है, आपको पूरे कंपोनेंट का आपको टोटल इलोंगेशन निकालना है। तो टोटल इलोंगेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इलोंगेशन निकालेंगे AB का और फिर इलोंगेशन निकालेंगे किसका, BC का। तो इलोंगेशन AB प्लस इलोंगेशन ऑफ BC। क्लियर है? अब दोनों इलोंगेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, आपको टोटल इलोंगेशन आएगा किसका, ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। तो बोलिए, तो डेल्टा L AB का क्या हो जाएगा, P इंटू P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हो जाएगा P इंटू L1 बाय A1 इंटू E। क्लियर है? साथ ही साथ P इंटू L2 बाय A2 इंटू E। क्लियर है?
क्या कॉमन आ रहा है, P बाई ई कॉमन आ रहा है ना, P बाई ई दोनों जगह है, तो P बाई ई को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो P बाई ई को हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा L1 बाय E1 प्लस L2 बाय L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2। क्लियर है, L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2। अब ध्यान दीजिएगा, सारा वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर। तो P का वैल्यू कितना है 160 किलो न्यूटन, E का वैल्यू 200 गीगा पास्कल। क्लियर है, पहले सेक्शन का लेंथ कितना है 90 mm, पहले सेक्शन का लेंथ कितना है 90 mm और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 50 mm है ना। तो हो जाएगा 90 बाय 50। सेकेंड वाले सेक्शन का लेंथ है 120 और क्रॉस सेक्शन एरिया है 100, तो हो जाएगा 120 बाय 100। चलिए कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है, जो भी चीज सॉल्व करना है पूरे इक्वेशन को एक बार कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए। चलिए मैं निकाल देता हूं कि आपको क्या आंसर आ रहा है। 160 बाय 200। आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेटर है आपके पास, तो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट इक्वेशन को टाइप कीजिए। अब बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। तो 160 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 200, 90 बाय 50 प्लस 120 बाय 100, तो आंसर आ रहा है आपका 2.4 mm। कितना आ रहा है चेंज इन लेंथ 2.4। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मींस इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो इलॉन्गेशन है वो कितना हो जाएगा 2.4 mm हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टील बार है जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है 2 मीटर और उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 40 mm। क्लियर है, और उस पर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ध्यान देंगे, एक स्टील बार है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर मीन्स 2000 mm। साथ ही साथ इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 40 mm है ना। डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 40 mm। साथ ही साथ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। फुल नेचर का फोर्स है, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है कितना 80 किलो न्यूटन। क्लियर है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 2000 mm के जो मेरा बार था उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बोर कर रहे हैं है ना। इसके अंदर एक क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, और हमको उस बोर का लेंथ बताना है कब, जब जो उसका एक्सटेंशन है बोर करने के बाद जो एक्सटेंशन है इस पहले वाले एक्सटेंशन से 20% क्या हो ज्यादा हो। क्लियर है, पहले वाले एक्सटेंशन से 20% क्या हो ज्यादा हो। मीन्स जो मेरा सेकेंड केस इसमें बोल रहा है, सेकेंड केस क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा 2000 mm का बार था उसमें क्या किया हम लोग, एक बोर कर रहे हैं, एक बोर कर दिए। क्लियर है, मीन्स मेरा मटेरियल ये बचा हुआ है, तो कह रहा है कि इस बोर का क्या मेरा लेंथ होगा ताकि जो इस सेकेंड वाले केस में जो एक्सटेंशन है पहले वाले केस के एक्सटेंशन से 20% क्या हो ज्यादा हो। तो मान लेते हैं कि इस बोर का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है x। क्लियर है, और कंप्लीट लेंथ कितना था मेरे पास 2000 mm। कंप्लीट लेंथ कितना है मेरे पास 2000 mm। अभी भी इस केस में भी वही फुट लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, इधर भी फुट लग रहा है कितना 80 किलो न्यूटन का। क्लियर है, और एक चीज दिया हुआ है, ये जो बोर है इस किए गए बोर का डायमीटर गिवन है कितना 20 mm। कितना गिवन है 20 mm, मतलब ये जो डाया है ये कितना दिया हुआ है इसका 20 mm। क्लियर है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm। तो हमको बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे।
तो फर्स्ट केस में सबसे पहले हम लोग डेल्टा एल निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में डेल्टा एल निकाल लेते हैं, मतलब जब हम लोग बोर नहीं किए थे। डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है? पी एल बाय ए इंटू ई, पी एल बाय ए इंटू ई। तो फोर्स कितना लग रहा है? 80 किलो न्यूटन। लेंथ कितना था? 2000 mm। और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर शेप का था क्रॉस सेक्शन, तो हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। पहले वाले केस में डी का वैल्यू कितना है? 40 mm है ना, डी का वैल्यू कितना है? 40 mm। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है क्वेश्चन में? ध्यान दीजिए, यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है? 200 गीगापास्कल। तो यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है कितना? 200 गीगापास्कल। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं और चेंज इन लेंथ निकालते हैं पहले वाले केस का। तो पहले वाले केस का जो चेंज इन लेंथ है वो आएगा आपको 0.64 mm। कितना आएगा? 0.64 mm। क्लियर है? तो जब हमने बोर नहीं किया था तो मेरा जो इलोंगेशन था वो कितना आ रहा था? 0.64 mm। अब बोर करने के बाद, आफ्टर द बोर, टोटल इलोंगेशन ये कितना हो जाएगा? पहले वाले केस का 20% क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहले 0.64 mm इलोंगेशन कर रहा था, तो बोर करने के बाद जो है 0.64 mm का 20% क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मीन्स 0.64 प्लस 0.64 इंटू 20%। क्लियर है? पहले वाले केस का क्या हो जाएगा? 20% क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइए कि आपका क्या आंसर 0.768 आ रहा है क्या? 0.678 mm आ रहा है क्या? तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपको 0.768 mm। क्लियर है? तो बोर करने के बाद मेरा डायमीटर, मेरा इलोंगेशन कितना आ रहा है? 0.6768 mm। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, जब हमने बोर किया तो यहां ध्यान दीजिएगा, दो सेक्शन बन गया। नाम दे रहे हैं इसको ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी। इसका मतलब है कि जो मेरा ए बी में इलोंगेशन होगा और जो मेरा बी सी में इलोंगेशन होगा, यदि दोनों इलोंगेशन को यदि हम ऐड कर दें तो क्या ये 0.768 के बराबर आएगा? हाँ जी, ये 0.768 के बराबर आएगा। मीन्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 0.768 mm को जो टोटल इलोंगेशन था उसको दो भाग में बांट के इसके बराबर पूरेगा। इसका मतलब है कि टोटल इलोंगेशन इन ए बी सेक्शन प्लस टोटल इलोंगेशन इन बी सी सेक्शन। क्लियर है? अब इलोंगेशन का फॉर्मूला बोलिए तो हो जाएगा पी एल ए बी बाय एरिया ऑफ ए बी सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस। क्लियर है? प्लस P इंटू एल लेंथ ऑफ बीसी सेक्शन इंटू एरिया ऑफ बीसी सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया की। ठीक है? इंटू E। तो P और E तो क्या है? कॉमन है, दोनों में क्या लगेगा? 80 किलो न्यूटन का ही लगेगा। तो P बाय E को आप लोग कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? लेंथ ऑफ ए बी बाय एरिया ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ BC बाय एरिया ऑफ BC। क्लियर है? तो P का वैल्यू कितना था? 80 किलो न्यूटन और यंग्स मॉडुलस कितना था? 200 गीगापास्कल। पहले वाले केस में ध्यान देंगे, पहले वाले केस में लेंथ कितना है? x और सेकेंड वाले केस में लेंथ कितना है? 2000 माइनस x। क्लियर है? पहले वाले केस में लेंथ कितना है? x बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे? तो बड़े वाले डायमीटर में छोटे वाले डायमीटर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, है ना? तो एरिया निकालिए इसका, तो ये आ जाएगा π/4 कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना था? 40 और स्मॉल डी कितना है? 20। तो हो गया 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? और सेकेंड वाले केस का लेंथ कितना था? 2000 माइनस x बाय एरिया। एरिया जो BC का BC सेक्शन है
इस बीसी सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और डी का वैल्यू क्या लेंगे 40 mm लेंगे, तो हो जाएगा कितना π/4 40 स्क्वायर। क्लियर है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 0.768। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और x का वैल्यू निकालना था हम लोग, x का वैल्यू निकालना था ना, तो सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू आएगा 1.24 मीटर। कितना आएगा 1.24 मीटर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर 1.24 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रेसेस इन द बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन। क्लियर है। हम लोग अभी तक हम लोग जो स्ट्रेस पढ़े थे या हम लोग इलोंगेशन पढ़ रहे थे, कौन से सेक्शन में पढ़ रहे थे, थ्रू आउट कांस्टेंट सेक्शन में पढ़ रहे थे। मीन्स जो मेरा एरिया था वो थ्रू आउट क्या था, कांस्टेंट था। या फिर सेकंड केस पढ़े स्टेप्ड सेक्शन में, मीन्स मेरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो क्या हो रहा था, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से क्या था, अलग था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं टेपरिंग सेक्शन के लिए। ठीक है। हम लोग इस सेक्शन में हम लोग दो तरह के टेपर्ड सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, फिर इलोंगेशन निकालेंगे, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, सर्कुलर सेक्शन का, सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन। क्लियर है। हम लोग दो तरह के टेपरिंग सेक्शन का क्या करेंगे, स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रेसेस इन द बार ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक बार है, मान लेते हैं कि एक बार है जिसका लेफ्ट साइड का डायमीटर है d1। क्लियर है। ये जो डायमीटर है ये कितना है d1, और राइट साइड का डायमीटर कितना है d2। क्लियर है। और इस बार पर एक्सियल फोर्स लग रहा है फुल नेचर का कितना P। क्लियर है। और साथ ही साथ इस बार का लेंथ है L। इस बार का लेंथ कितना है L। अब हम चाहते हैं कि इस एक्सियल फोर्स के कारण इस बार में कितना इलोंगेशन आएगा। क्लियर है। हम इलोंगेशन फाइंड करना चाहते हैं किसके कारण, इस एक्सियल फोर्स के कारण। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस सेक्शन पर एक छोटा सा, इस बार पर एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं। इस बार पर हम एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं जो कि D1 से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ इसका थिकनेस कितना है, dx है। क्लियर है। इसका थिकनेस कितना है, dx है। और इस छोटे से एलिमेंट का जो डायमीटर है वो है कैपिटल D। हम बोल रहे हैं इसको कितना है, इस छोटे से एलिमेंट का जो डायमीटर है वो कितना है, कैपिटल D। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इस कैपिटल D को निकालेंगे। हम लोग इस कैपिटल D के लेंथ को पता करेंगे कि ये कैपिटल D का क्या वैल्यू आएगा। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग कैपिटल D के पता करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायमीटर जो है D, जो मेरा एलिमेंट था स्मॉल एलिमेंट, उस D का हम उस स्मॉल एलिमेंट का डायमीटर को फाइंड करेंगे, मतलब D का क्या लेंथ आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपका डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार का था। क्लियर है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम था जिसमें ये लेंथ था आपको D1, ये लेंथ था D2, और बीच में कहीं पे लेंथ था आपको क्या, D। क्लियर है। D1 और D2 के बीच का लेंथ कितना था आपको, L था। D1 और D के बीच का लेंथ क्या आप माने थे, x माने हैं।
तो ये कंप्लीट लेंथ l है, इतना सा लेंथ कितना है x है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा आपको l माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये लेंथ क्या हो जाएगा l माइनस एक्स। नाम दे रहे हैं इसको ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर है, हमने इसका नाम दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइन यहां से इसको मिला रहे हैं और एक लाइन यहां से यहां मिला रहे हैं। क्लियर है, इसको भी नाम दीजिए, ये आ चुका है, इसको नाम दे रहे हैं एफ जी एच और आई। क्लियर है, अब ध्यान देंगे जो आपका ट्रायंगल है डी जी ई, ये ट्रायंगल क्लियर है, और साथ ही साथ ट्रायंगल डी आई एफ ग्रीन वाला। क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल डी जी ई और डी आई एफ, ये क्या है आपको सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप लोग सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, वो समानुपाती होती है। ये होता है ना, दो यदि मेरे पास क्या है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की क्या सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। और सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, डी जी ई और डी आई एफ, इस दो ट्रायंगल में। तो यहां से आपको जब सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से आपको बन के आएगा क्या, डी जी बाय डी आई इज इक्वल टू डी जी बाय डी आई इज इक्वल टू जी ई बाय आई एफ, है ना, जी ई बाय आई एफ। क्लियर है, अब डी जी का वैल्यू क्या है आपको l माइनस एक्स और डी आई का वैल्यू क्या है आपको l, तो हो गया l माइनस एक्स बाय l इज इक्वल टू जी ई का वैल्यू, g का वैल्यू आ जाएगा आपको d माइनस डी टू बाई टू, क्या आ जाएगा d माइनस डी टू बाई टू, और आई एफ का वैल्यू आपको आ जाएगा d1 माइनस डी टू बाई टू, आई एफ का वैल्यू आ जाएगा आपको d1 माइनस डी टू बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा l माइनस एक्स बाय l इज इक्वल टू d माइनस डी टू बाय d1 माइनस डी टू। क्लियर है, अब हम चाहते हैं यहां से d का वैल्यू निकालना ना, तो d का वैल्यू हो जाएगा आपको d माइनस डी टू इज इक्वल टू d1 माइनस डी टू इंटू l माइनस एक्स बाय l, यही होगा। चलिए हमको क्या चाहिए, यहां से d का वैल्यू चाहिए, तो माइनस डी टू दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा क्या, प्लस डी टू, तो d इज इक्वल टू हो गया प्लस डी टू प्लस d1 माइनस डी टू इंटू l माइनस एक्स बाय l। चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो d इज इक्वल टू डी टू प्लस d1 माइनस डी टू इंटू 1 माइनस एक्स बाय l होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और इसको आगे, तो d इज इक्वल टू डी टू प्लस d1 माइनस डी टू इंटू 1 हो जाएगा d1 माइनस डी टू, और जब इसको आप यहाँ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको क्या, d1 माइनस डी टू इंटू एक्स बाय l। क्लियर है, तो माइनस डी टू प्लस डी टू कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल टू आ गया आपको d1 माइनस डी टू इंटू एक्स बाय l। क्लियर है, तो ये आ गया मेरा क्या, स्मॉल एलिमेंट का क्या आ गया, डायमीटर आ गया। मीन्स हमने जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था, ये जो डायग्राम था उसमें जो ये मेरा स्मॉल एलिमेंट था d, तो इस स्मॉल एलिमेंट d का वैल्यू क्या आ गया आपको, d1 माइनस डी टू बाई एल इंटू एक्स। क्लियर है, अब ध्यान देंगे, हम चाहते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट का क्या एरिया निकालना। क्लियर है, हम इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो ध्यान देंगे एरिया निकाल रहे हैं। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एरिया का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, छोटे से एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई बाय 4 d1 माइनस डी टू इंटू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा कि हमको सॉल्व करने में थोड़ा ये बड़ा इक्वेशन आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं
कि d1 माइनस d2 बाय एल को हम लोग d1 माइनस d2 बाय एल को हम लोग के मान रहे हैं, मीन्स हम लोग d1 माइनस d2 बाय एल को क्या मान रहे हैं, के मान रहे हैं। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, तो पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं स्ट्रेस। क्लियर है। क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो ध्यान दे, निकालने जा रहे हैं उस छोटे से एलिमेंट जो हमने एलिमेंट लिया था x डिस्टेंस पर, अब हम उस छोटे से एलिमेंट पर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है। स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, स्ट्रेस एट x डिस्टेंस। कहां पर निकालना चाह रहे हैं, x डिस्टेंस पर। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है जी, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये होता है फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए, फोर्स तो हमको P पता था और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। x डिस्टेंस पे कितना है, पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो गया 4p बाय पाई इंटू d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा क्या, स्ट्रेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो छोटे से एलिमेंट पर x डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेन निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अब स्ट्रेन एट x डिस्टेंस। तो स्ट्रेन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। और आपने अभी देखिए स्ट्रेस निकाला था इस केस में, क्या स्ट्रेस निकाला था, 4p बाय पाई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो 4p बाय पाई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बाय ई। सॉल्व कीजिए इसको तो आ जाएगा 4p बाय पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने एक्स डिस्टेंस पर क्या किया, स्ट्रेन भी निकाल लिया। क्लियर है। तो हमको इस टेपरिंग सेक्शन पर क्या करना था, स्ट्रेस एनालिसिस करना था। स्ट्रेस हमने निकाल लिया। क्लियर है। स्ट्रेस का वैल्यू आया 4p बाय पाई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। हमको स्ट्रेन निकालना था, हमने स्ट्रेन भी निकाल लिया। क्लियर है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं उस छोटे से एलिमेंट में क्या इलोंगेशन आएगा। क्लियर है। तो नाउ elongation in small element। क्लियर है। छोटे से एलिमेंट में क्या elongation आएगा, तो elongation बराबर क्या फॉर्मूला होता है, PL बाय AE। क्लियर है। क्या फॉर्मूला होता है, PL बाय AE। छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है जी, ध्यान दीजिए, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx है। लेंथ कितना है, dx है। तो रखिए सारा वैल्यू को यहाँ पे, तो हो जाएगा p इंटू dx बाय एरिया। छोटे से एलिमेंट का एरिया, छोटे से एलिमेंट का एरिया था आपको पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू e। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इलोंगेशन ड्यू टू इलोंगेशन इन स्मॉल एलिमेंट। क्लियर है। अब हमको स्मॉल एलिमेंट में तो इलोंगेशन पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन का इलोंगेशन निकालना। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट इलोंगेशन इन टेपरिंग सेक्शन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर L, 0 से लेकर L क्या था लास्ट P, अच्छा 4 को ऊपर कर लीजिए तो हो जाएगा 4p dx बाय p, है ना। तो ये हो जाएगा 4p dx बाय पाई इंटू e d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए 4p पाई e कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से आप बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 4p पाई e इंटीग्रेशन 0 से लेकर L dx बाय d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए 1 बाय d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए तो ये आ जाएगा आपको 4p पाई e माइनस 1 बाय d1 माइनस के एक्स। क्लियर है। यही होगा। और साथ ही साथ माइनस के भी आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के है। सबको पता है कि इंटीग्रेशन में जो भी x का कोएफिशिएंट आता है वो क्या हो जाता है,
वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के। लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से लेकर L तक, लिमिट है 0 से लेकर L तक। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k को भी बाहर कर लीजिए, तो हो गया 4p पाई e। क्लियर है? तो क्या बचा, 1/d1 माइनस kx, लिमिट 0 से लेकर L। चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखिए, तो सबसे पहले अपर लिमिट को रखिएगा तो L हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, x के बदले क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। चलिए तो हो जाएगा आपको 4p बाय पाई e इंटू के 1/d1 माइनस k इंटू L माइनस 1/d1 माइनस k इंटू 0। क्लियर है, k इंटू 0। तो हो गया 4p पाई e k 1/d1। k का वैल्यू याद कीजिए, k का वैल्यू क्या था अपना, k का वैल्यू था d1 माइनस d2 बाय L। k का वैल्यू था d1 माइनस d2 बाय L। क्लियर है? और यहाँ पे L पहले से है, इधर हो गया 1/d1। क्लियर है? चलिए यहाँ भी k का वैल्यू रखिए, तो हो गया 4p पाई e d1 माइनस d2 बाय L। सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस d1 प्लस d2 बाय 1 माइनस d1। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा 4pl बाय पाई e इंटू d1 माइनस d2। चलिए इधर भिन्न का जोड़ कीजिए, तो इधर हो जाएगा आपको d2 इंटू d1 माइनस d2। क्लियर है? तो d1 माइनस d2 से d1 माइनस d2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, तो इलोंगेशन बराबर फॉर्मूला आ गया 4pl बाय पाई e d2 इंटू। क्लियर है? 4pl बाय पाई e इंटू d2 इंटू d1। मीन्स आपका जो इलोंगेशन निकला सर्कुलर सेक्शन में, सर्कुलर बार में, सर्कुलर टेपरिंग बार में, वो डेल्टा L बराबर क्या बन के आया आपको, 4pl बाय पाई e d1 इंटू। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको ये काम आएगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये आपको क्या आएगा, काम आएगा। तो सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन का इलोंगेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 4pl बाय पाई e d1 इंटू d2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, क्या होगा यदि d1 और d2 का वैल्यू बराबर हो जाए। क्लियर है? d1 और d2 का वैल्यू बराबर हो जाए। जैसे ही d1 और d2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा, इसका मतलब थ्रू आउट जो मेरा एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपको कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? थ्रू आउट आपका एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस केस में आपका इलोंगेशन क्या होता है, pl बाय ae, ये होता है pl बाय ae। थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए आपका इलोंगेशन क्या होता है, pl बाय ae। a का वैल्यू रखिए पाई बाय 4 d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा pl बाय पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू e। 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो गया 4pl बाय पाई e d स्क्वायर। मीन्स थ्रू आउट यदि आपका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो आपका इलोंगेशन क्या होता है, 4pl बाय पाई e d स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे d1 और d2 की वैल्यू के बदले d रखें तो क्या बनेगा, देखिएगा, रखिए यहाँ पे, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 4pl बाय पाई e। d1 और d2 के बदले d रखिए, तो d इंटू d, तो हो गया 4pl बाय पाई e d स्क्वायर। देखिए ये और ये क्या है, आपको सेम है। इसका मतलब है कि जब हमने डिराइव किया है वो बिल्कुल भी सही डिराइव किया है। मीन्स यहाँ पे d1 और d2 का वैल्यू को यदि हम सेम करते हैं तो थ्रू आउट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा तो मेरा चेंज इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 4pl बाय पाई e d स्क्वायर। हमने यहाँ पे d1 और d2 के बदले d रखा, तो यहाँ से भी देखिए मेरा क्या बन रहा है, 4pl बाय पाई e d। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि स्ट्रेस एनालिसिस इन रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन। क्लियर है? स्ट्रेस एनालिसिस इन रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन। ध्यान को इसमें स्ट्रेस एनालिसिस
स्ट्रेस एनालिसिस करना है, ठीक है। ये किस तरह का सेक्शन है? रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन है। ध्यान देंगे ये रेक्टेंगुलर टेपरिंग सेक्शन है, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो क्रॉस सेक्शन है वो अभी क्या है? स्क्वायर है, क्लियर है? अभी ये क्या है? स्क्वायर है। और राइट हैंड साइड का भी क्रॉस सेक्शन क्या है? स्क्वायर है। राइट हैंड साइड का क्रॉस सेक्शन क्या है आपको? स्क्वायर है, क्लियर है? अब ध्यान देंगे कि अभी ये स्क्वायर है, हो सकता है कि ये राइट हैंड साइड का जो क्रॉस सेक्शन है या लेफ्ट हैंड साइड का जो क्रॉस सेक्शन है वो दोनों क्रॉस सेक्शन क्या हो? आपका क्या हो? वो आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्लियर है? तो जब ये क्रॉस सेक्शन जो है या तो ये रेक्टेंगुलर होगा या तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा कि एक फार्मूला को डिराइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग जब भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कन्वेंशनल तरीके पे जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्कुलर सेक्शन का हम लोगों ने डिराइव किया था उसी प्रकार से हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का करेंगे बाय द कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या करेंगे? हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्लियर है? एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड से या तो x डिस्टेंस पे है और टोटल लेंथ कितना था आपको? l है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल तरीके से, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम लोगों ने कैपिटल D का वैल्यू निकाला था, लेंथ का वैल्यू निकाला था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इस एलिमेंट के लेंथ को पता करेंगे, क्लियर है? और मान लेते हैं कि इसका थिकनेस कितना है? dx है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के लेंथ को कन्वेंशनल तरीके से पता करेंगे, क्लियर है? साथ ही साथ जब ये लेंथ पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मेरा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट का एरिया निकाल देंगे, ठीक है? और यदि हमको एरिया पता चल जाए एलिमेंट का तो हम लोग क्या कर सकते हैं? x डिस्टेंस पर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, x डिस्टेंस पर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और स्मॉल एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? हम लोग इलोंगेशन भी निकाल सकते हैं ना। इलोंगेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है? इलोंगेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और फिर से हम लोग 0 से लेकर l तक को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा? पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का इलोंगेशन पता चल जाएगा। तो जब भी रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? उसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग टेम्परिंग सेक्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।